नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपको विस्तार से बताते हैं। आज बात करेंगे कि आखिर पप्पू यादव जो कांग्रेस आला कमान के काफी करीबी नजर आते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस, बिहार प्रदेश कांग्रेस अपने तमाम कार्यक्रमों से दूर क्यों रखती है, आखिर दिक्कत कहाँ है। इसके अलावा बात करेंगे नीतीश कुमार क्या बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे एनडीए का कि नहीं होंगे। अमित शाह को बयान याद करिए, उसके बाद से लगातार विवाद चला आ रहा है। और अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया जो कि संजय झा के घर हुई, तो उसकी क्या कहानी है और क्या नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी होंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। लगातार चर्चा में बने रहते हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी निर्दलीय एक तरीके से चुनाव जीत के आए और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का आधा अधूरा साथ के साथ आरजेडी के विरोध के बावजूद चुनाव जीतते और लगातार खबरों में बने रहते हैं। मगर कांग्रेस के वो साथ है नहीं है, कांग्रेस का आला कमान उनके साथ है नहीं है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मगर एक बात क्लियर है कि प्रदेश कांग्रेस तो उनके साथ नहीं है। क्या है, क्या मायने क्या है इसके, कैसे देखा जाए इसको पंकज जी? नहीं, देखिए, मायने इसके बहुत ही गंभीर हैं, अहम है। दरअसल पप्पू यादव पटना में राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी पहुंचे थे शनिवार को, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो मिलने ही नहीं दिए। और पूरा घटनाक्रम इस तरीके से नाटकीय रहा कि पप्पू यादव कहीं भी राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आए। आपको बता दें, पप्पू यादव ने सारी व्यवस्थाएं की थी। वो एयरपोर्ट पे उतरे, बड़ा कटआउट लगाया गया था, इनकम टैक्स चौराहे पर लगाया गया था। और पप्पू यादव की योजना ये थी कि मौर्या होटल पे राहुल गांधी जरूर रिफ्रेश करने पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, उनको कम से कम एक गुलदस्ता भेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल हुआ क्या कि जैसे ही पप्पू यादव पहुंचते हैं मौर्या होटल, तेजस्वी यादव अचानक पहुंच जाते हैं। दोनों की गर्मजोशी से मुलाकात होती है और उसके बाद तेजस्वी यादव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 मिनट के लिए भी लालू राबड़ी आवास पर आप पहुंचे। तो हुआ क्या कि अखिलेश सिंह राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। अखिलेश सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं। मतलब लालू यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो किसके हाथ में है और इनडायरेक्टली लालू यादव के गिरफ्त में कांग्रेस रहे, इसकी वो भरपूर प्रयास करते हैं जी। और आपको ये बेहतर पता है कि लालू परिवार 2 नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक पप्पू यादव हैं और दूसरे कन्हैया कुमार हैं। अब मतलब ऐसा कोई भी आदमी जो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सके वो पसंद नहीं, रास नहीं आता। अब देखिए, पप्पू यादव की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव से पहले वो लालू प्रसाद से मिलते हैं और उनकी बात हो जाती है कि उनकी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में हो जाएगा। लेकिन अगले दिन वो दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा कर देते हैं। और जैसे ही कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा करते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव फौरन क्या करते हैं, वो अपने एक उम्मीदवार को उतार देते हैं। और आपने देखा कि जो महिला वहां पर उतरती हैं वो पहले जेडीयू की विधायक होती हैं। जेडीयू में जब विश्वास प्रस्ताव आया था, जब जेडीयू आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आई थी, तो वो महिला जेडीयू के खिलाफ वोट करने के लिए बाहर नहीं आई। लास्ट में जब उनको देखा कि नहीं, अब जेडीयू के पास बहुमत है, तो वो पहुंची जरूर, लेकिन आरजेडी के साथ उनका साठगांठ हो चुका था, ये सबको मालूम पड़ चुका था। वहीं से पप्पू यादव भाग्यवश जीत तो गए, लेकिन जीते निर्दलीय। पर उसके बाद आप देखिए, चाहे झारखंड हो, पप्पू यादव कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखे। जब हेमंत सोरेन का ओथ सेरेमनी था, पप्पू यादव वहां मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ उन्होंने स्टेज भी शेयर किया। जहां तक सवाल है पप्पू यादव का, तो आप देखिए, बार बार वो कहते हैं कि राहुल गांधी 140 करोड़ के नेता हैं, गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके वो राजनीति कर रहे हैं और 140 करोड़ जनता की सोचते हैं। पर पप्पू यादव जिस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और उनको लग रहा था कि ऐसा करके वो पॉलिटिक्स में एक दूसरा मैसेज दे सकेंगे, वो ये था कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आप देख लीजिए, लगभग
मेरे ख्याल से 13 जनवरी से कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पप्पू यादव को लगा कि राहुल गांधी वहां भी पहुंचेंगे, पर अखिलेश सिंह ने इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया था कि पप्पू यादव को वहां सटने तक नहीं दिया। फिर राहुल गांधी लालू रबड़ी निवास पहुंच जाते हैं, पप्पू यादव वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार राहुल गांधी के साथ थे। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो पप्पू यादव को कहीं भी राहुल गांधी के आसपास फटकने नहीं दिया, और लालू प्रसाद से और उनके परिवार से राहुल गांधी की क्या नज़दीकी है वो अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया। उनके घर लेकर के चले गए, तेजस्वी यादव मौर्या में आकर के उनका वेलकम करने लगे, स्वागत करने लगे, 5 मिनट के लिए वहां आने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। राहुल गांधी वहां पहुंचे, चूड़ा मटर की व्यवस्था थी, लालू के गौशाला में गए, बछड़े को उन्होंने उसका पीठ भी थपथपाया, जो प्यार भरा अंदाज था राहुल गांधी का वो भी नजर आया। ये सारी बातें हुई, लेकिन इन सब बातों से पप्पू यादव दूर थे। इसके बाद पप्पू यादव ने एक बड़ी बात कह दी। वो बात ये कह दी कि क्यों नहीं जो इंडिया है उसका नेतृत्व तो बिहार में भी राहुल गांधी करें। अब इस बात का क्या मतलब है ये समझ से परे है, लेकिन पप्पू यादव ने इस तरह की बात कर दी। तो पप्पू यादव जो कि अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं और कहते हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, मेरे नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी उनसे बिहार में तो मिलते नहीं हैं। और ऐसा इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि लालू परिवार चाहता नहीं है। लालू परिवार ही पप्पू यादव को इंडिया ब्लॉक में एंट्री करने नहीं दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए, वो सारी बातें सही है, लेकिन लालू प्रसाद का परिवार नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इंडिया ब्लॉक में घुसे, और कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर लालू परिवार नाराज होगा। लालू परिवार ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। अखिलेश सिंह उनके संवादवाहक थे, अखिलेश सिंह उनके बगल में बैठे हुए थे। अखिलेश सिंह इस बात को समझते हैं कि अगर पप्पू यादव की एंट्री होती है तो उनके हाथ में जो नेतृत्व है वो फिसल सकता है। पप्पू यादव जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए अखिलेश सिंह लालू यादव की मदद से बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। और अखिलेश सिंह लगातार राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पप्पू यादव को आसपास आने से भी रोक दिया। जब बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलने राहुल गांधी गए तो उस समय भी पप्पू यादव दिखाई नहीं पड़े। जब राहुल गांधी निकल गए तब पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं और राहुल गांधी को वहां पहुंचने के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं, वो सारी बातें होती हैं। लेकिन आप कहें कि क्या वाकई पप्पू यादव को राहुल गांधी ने वहां तवज्जो नहीं दिया, तो वो साफ दिखाई पड़ा कि नहीं दिया। बिल्कुल। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका हाथ रहता है, और लालू यादव नाराज ना हो, बड़ा फ्रैक्शन जो है अगर देखा जाए वही हो सकता है, वो ना हो, तो उसके लिए स्थितियाँ ऐसी क्रिएट की जाती है कि पप्पू यादव दूर नजर आए। मगर पप्पू यादव का प्रयास भी लगातार जारी रहता है। प्रयास इसमें आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है कि कैसे एनडीए के बीच फूट पड़वाई जाए। तमाम के दावे जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी उनकी तरफ से किए गए कि नीतीश कुमार नाराज है अमित शाह के बयान के बाद से, क्या फेज बदलने वाला है, सीएम फेज बदलने वाला है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कुछ खेल होगा। और उन्होंने संजय झा के घर एक भोज का भी जिक्र कर दिया, वहां भी अमित शाह की कुछ बयानबाजी की बात कर दी। चल क्या रहा है, ये कुछ अंदर वाकई कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए, आपको ये बताएं कि दरअसल संजय झा के यहाँ शनिवार को एक भोज का कार्यक्रम था, दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम था। और दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम था, वहाँ पर तमाम नेता पहुँचे थे और अमित शाह भी पहुँचे थे, और आपको बता दें गिरिराज सिंह भी पहुँचे थे और नित्यानंद राय भी पहुँचे थे, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी पहुँची थी, बहुत सारे नेता वहाँ पहुँचे थे। तो अमित शाह से कई लोग सवाल करने लगे, तो अमित शाह ने जो जवाब दिया उसी को लेकर के आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने ये बात कही कि ऑफ द रिकॉर्ड अमित शाह ने कहा कि बिहार का सीएम जो भी होगा वो नीतीश जी से चर्चा के बाद ही होगा, उनकी रजामंदी से ही होगा। तो इसको लेकर के मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश जी अमित शाह के बयान से नाराज हैं। अब वो इस आधार पर कह रहे हैं कि देखिए, एक अधिकारियों की एक बैठक थी 85 में, अखिल भारतीय अधिकारियों की एक बैठक थी जिसमें उपसभापति
राज्यसभा के और तमाम स्टेट के स्पीकर्स और ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे। 20 और 21 तारीख को था ये, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए। तो मृत्युंजय तिवारी का ये कहना है कि नीतीश इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि नीतीश अमित शाह के बयान से नाराज है, और अमित शाह के बयान से नाराज हैं। और मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि क्यों ना नाराज हो, क्योंकि जिसको सीएम बनना हो और उसी के बारे में आप कहें कि उनसे चर्चा के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति नाराज तो होगा ही होगा। अब ये आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है, आपको याद होगा कि एक निजी चैनल का सम्मेलन था, निजी चैनल का एक कोई प्रोग्राम था, उसमें अमित शाह बतौर गेस्ट पहुंचे थे। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उस बात को लेकर के बहुत लोगों ने कहा कि बीजेपी में ये परिपाटी रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, अमित शाह ने क्या गलत कहा। लेकिन फिर से ये बयान और वो भी अमित शाह देते हैं, ऐसा मृत्युंजय तिवारी का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन जिस समय अमित शाह बैठे थे मैं उस समय आसपास था नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूं कि मैं ये बयान सुना था। लेकिन मृत्युंजय तिवारी उसी भोज को कोट कर रहे हैं जिस समय अमित शाह पहुंचे थे। कई लोग उनको घेरे हुए थे, कई सारे नेता थे, कई जर्नलिस्ट भी थे। मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा था, इसलिए मैं इस आप कह लीजिए अनौपचारिक मुलाकात और वार्ता का मैं हिस्सा नहीं था। लेकिन मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, और कुछ जगह पर ये रिपोर्ट भी हुआ है, तो मृत्युंजय तिवारी ये दावा करते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो एनडीए कहती है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, इस पर अमित शाह 2 बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का नाराज होना लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस तरह का बयान अमित शाह ने दिया है? देश के गृह मंत्री हैं और वो कहा भी जाता है बीजेपी के चाणक्य हैं, वो जो बोलते हैं उसका मतलब होता है, उसका मकसद होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे पर वो सीएम का चेहरा नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो आरजेडी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, तो इसका गंभीर मतलब यह है कि उनके नाम का वोट तो ले लिया जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई और तय होगा। चीफ मिनिस्टर क्या कोई और तय होगा या नीतीश की रजामंदी से होगा? तो नीतीश कुमार क्या किसी और नाम पर तैयार होंगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसके चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनको बदलने की बात क्यों हो रही है? ये भी देखना दिलचस्प होगा। थोड़ा सा हमें भूत में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप हाल फिलहाल के दिनों को देखें तो प्रशांत किशोर ने खुल करके कहा है कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये फिट नहीं है, ये सीएम लाइक फिट नहीं है, और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से भी इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का माइंड साउंड होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं उसमें कोई दम है क्या? और कई तरह का आप देखेंगे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, और आप पीछे जाएंगे तो बीजेपी के नेताओं ने भी इस तरह की बात की जी। और इसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने भी की कि जो बीजेपी के नेता कहते थे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अब वो बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं? अब वो क्या कहेंगे? क्या बीजेपी अगर विरोधी पार्टी होती तो क्या नीतीश कुमार को लेकर के बयान क्या देती? क्योंकि वो अपने बयानों को याद करे। क्या जो तमाम नेता बोला करते थे वो अपनी बातों को भूल गए हैं क्या? क्या सम्राट चौधरी भूल गए हैं क्या? क्या अन्य नेता भूल गए हैं क्या? तो इस तरह की बात अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब ये चर्चा क्यों चल रही है, जिसको और लोग दबा दे रहे हैं या और लोग इसके मायने अलग निकाल दे रहे हैं। अभी अजय आलोक का तुरंत जवाब आया। अजय आलोक ने कहा कि आरजेडी बिल्ली की तरह छींके पे नजर रखे हुई है कि कब छींका टूटेगा और उन्हें दही चाटने का अवसर मिलेगा, पर ऐसा ना होगा और ना ये दही चाट पाएंगे। ये सारी बातें तो है, लेकिन रह रह करके इस तरह की बात क्यों उठ रही है? तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा तो है। अब इस इशारे पर विराम कब लगेगा? तो ये चुनाव से पहले लगेगा, चुनाव के बाद लगेगा, कैसी स्थिति परिस्थितियां बनती है उस पर लगेगा।
पर आप पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात करें तो वहां ये चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार अब शारीरिक स्थिति में उस तरीके से नहीं है कि बिहार को रूल कर तो क्या ये बात ठीक है कि बीजेपी नीतीश के बाद नीतीश के बाद कौन के बारे में सोचने लगी है? देखिए, आपको एक बात बता दें, दरअसल बीजेपी के अंदर इस तरह की बात चल तो रही होगी, चल तो पहले से हाँ, रही थी, पहले से रही थी, पर फिर जो है राजनीतिक घटनाक्रम बदला। अब देखिए, इस बात को कौन इनकार कर सकता, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद, कि नीतीश कुमार के पास 13 से 14% वोट है और बीजेपी उस वोट को तो लेना चाहती है। नीतीश कुमार का समर्थन केंद्र सरकार को है, तो आखिरकार जब आप नीतीश कुमार का समर्थन ले रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप, तो नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर कैसे कुछ कर लेंगे? अब नीतीश कुमार की स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको तो वही बात करनी होगी जो नीतीश को पसंद है। आप वैसी बात कैसे कर सकते हैं जो उन्हें नापसंद है? क्योंकि उनके समर्थन से तो आपकी केंद्र की सरकार चल रही है। उनको आपने अपने पक्ष में कर लिया तो विपक्ष के जितने नैरेटिव थे कि ये एनडीए ओबीसी विरोधी है, एनडीए फला विरोधी है, वो सारे ध्वस्त हो गए, वो चकनाचूर हो गए। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर के आपने उनके सारे नैरेटिव्स को बदल दिया, तोड़ दिया और इनके इन प्रकार आप सत्ता में आ भी गए। अब सवाल ये उठता है कि जहां गिव एंड टेक का रिलेशन है तो वहां पर खुल करके बीजेपी कैसे बोलेगी? सम्राट चौधरी ने अपने बाल तक मुड़वा लिए, वो पगड़ी तक हटवा लिया। वो सारे नेता जो उनके विरोध में बहुत तरह का बयान देते थे, अब उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक सम्राट चौधरी उनको घेरे रहते हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे नेता घेरे रहते हैं, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा तो है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चर्चा तो है ना, ये पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में चर्चा तो है ना। अब बीजेपी बोलती जरूर है कि भाई उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई जोर से कहां बोलता है कि सीएम का चेहरा यही होंगे। पर सवाल ये उठता है कि अनौपचारिक बातचीत में, औपचारिक बातचीत में नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड, क्या वाकई गृह मंत्री को लेकर के जो आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं, उस भोज की चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने ऐसा बोला है? ये गंभीर बात तो जरूर है, क्योंकि देखिए, एक आध जगह रिपोर्ट भी हुआ है, लेकिन बहुत जगह रिपोर्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आरजेडी प्रवक्ता इसी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बात में कहां तक दम है, क्योंकि तुरंत बीजेपी के लोकल नेताओं का जवाब आता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। मतलब घुमा फिरा के ये भी कह दिया जाता है कि मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन खुल करके कोई इस तरह की बात होती हो केंद्र से, इधर से उधर से, वैसी बात नहीं हो रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो 85वां अधिकारी सम्मेलन था, जिसमें अलग अलग स्टेट के स्पीकर पहुंचे, आप जान लीजिए उपसभापति पहुंचे राज्यसभा के, बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति पहुंचे थे, उसमें सीएम मौजूद नहीं थे। तो सीएम मौजूद क्यों नहीं थे, इसको लेकर के मृत्युंजय तिवारी ने यह बात कही है कि दरअसल सीएम अमित शाह के बयान के बाद नाराज हैं और इसीलिए वो इस तरह के मौके पर नहीं गए हैं। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार को यह बेहतर मालूम था कि संजय झा यहाँ भोज कर रहे हैं, दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं, कई सारे दिल्ली के नेता वहाँ पहुँचे हैं। और उस दिन सीएम बेगूसराय जा रहे थे, बेगूसराय में भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो कि अच्छा खासा चर्चे में रहा था। उन्होंने महिलाओं को देख करके कहा था कि कितना ये लोग सही कपड़ा पहने हुए हैं, और बोलने के क्रम में कह दिया था कि पहले ये लोग पहनते थे क्या। तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा। तो कई बार नीतीश कुमार के ऐसे बयान बाहर आ रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है, विपक्ष उसे हास्यास्पद करार देता है, सत्ता पक्ष के लिए वो एम्बैरेसिंग होता है। कई एक वीडियो समस्तीपुर का है, जब नीतीश कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चलिए सर हो गया। तो ऐसा पहले देखा नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रोटेक्टेड दिखाई पड़ते हैं इन दिनों, और कई बार उनके नेता, आसपास के ऑफिसर उनको घेरते नजर आते हैं और उनके भीतर ये डर समाया रहता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ना कर दें जो कि मीडिया में चर्चा का विषय बन जाए। तो ये एक गंभीर सवाल तो खड़ा करता है ना कि आखिरकार इस तरीके से सीएम को रोका क्यों जा रहा है, इस तरह से सीएम को घेरा क्यों जा रहा है, इस तरीके से सुरक्षा
का लेयर क्यों बन रहा है, उन्हें बेबाक बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बात मैं ही नहीं पूछ रहा हूं, इस तरह की बात तेजस्वी यादव पूछ चुके हैं, तरह तरह की बात कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है ना कि नीतीश कुमार ऐसे लड्डू हैं बिहार की राजनीति में जिनको हर कोई खाना चाहता है। बोले बाद में विपक्ष में रहते हुए, लेकिन सब चाहता है कि हमारी तरफ आएंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। और इसी कड़ी में डायरेक्ट अटैक आरजेडी भी करती है, एक कदम करती है, 3 कदम पीछे हटती है। अब देखिए आगे क्या होता है। इसलिए फिर से ये चर्चा जोर पकड़ने लगा है कि क्या वाकई नीतीश सीएम होंगे, क्या होगा, इस बात की चर्चा वहां पर होने लगी। बिल्कुल, आपने एक बात बड़ी मौजूद बोली कि भाई नीतीश कुमार क्यों खुलकर ना विरोध हो कर पा रहा है एनडीए, ना ही खुलकर साथ दे पा रहा है। मतलब खुलकर कुछ भी बात नहीं हो रही, सब कुछ अंदर खाने चल रहा है। और जब भी कुछ बैकफुट पे आते, आरोप लगते, तब बीजेपी की तरफ से नेता कहते नहीं तो हम तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी ही है कि नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं, इसीलिए साथ बने हुए हैं। और विरोध करने वाली आरजेडी भी वार तो करती है मगर हल्के हाथों से, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। बिहार में यही बिहार है, यही बिहार की राजनीति है। लगातार यूं ही आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।